नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं श्री सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र में, जो कि भारत सरकार का आईसीआर का प्रदत्त किया हुआ एक उपक्रम है, जो कि जिले स्तर पर काम करता है किसानों और सभी जो हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी लोग हैं उनके लिए। अ, इस कोरोना की महामारी में हमारे देश या फिर हम बात करें पूरे विश्व को, इस महामारी ने पूरे हिला कर रख दिया है। आज पूरे जो विश्व की इकोनॉमी है उसको एक तरीके से पूरा रोक सा दिया है। सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसको जैसे चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें, हर एक क्षेत्र को इस महामारी ने एकदम रोक रखा है। अभी हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर ये क्षेत्र, अगर अगर इस इकोनॉमी को चलाना है तो कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कि लगभग 3 महीने का जो अभी समय है लगभग होने को आया है इस महामारी के कारण। तो इसमें जो किसानों के लिए है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में भी अगर हम देखें तो वह लगभग 2 लाख के पास हम अप्रोच कर रहे हैं, कि हमारे जो नंबर है वो लगभग 2 लाख के पास आसपास पहुंच रहे हैं। विश्व की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, जैसे कि जो जो बड़े बड़े देश हैं, जो कि हम जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गए, इटली हो गए, वो भी इन सब चीज़ों से अछूते नहीं हैं। आज जिस कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमी है, वो अभी बहुत तक दूसरे देशों के मुकाबले में अच्छी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। क्यों? उसका एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। इसके जो हम कहते हैं कि शेयर जो है एग्रीकल्चर का, वो इसके जीडीपी में बहुत है, बहुत अच्छा एक शेयर माना जाता है। और इसके साथ साथ क्या क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं अपने किसानों के लिए, वो एक देखने का विषय हो गया। पहले मैं अपने जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, इसके बारे में आपको 2 मिनट के लिए मैं बताऊं। हमारा जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, ये लगभग 1 साल पहले, 1 साल अभी 1.5 साल को होने को आया इसको, जनवरी 2019 से ये स्टार्ट हुआ है। और इसमें हमारे यहाँ जो मेजर फोकस हम करते हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि अभी आप पूरे देश में अभी एक, हम ये कहें कि एक नए सेक्टर के तौर में, एक नए बिजनेस के तौर में एक ये उभर के आ रहा है। किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है किसानों के साथ मिलके इस पूरे जो हमारे जो जैविक खेती के प्रयास है, इसके ऊपर पूरे टाइम काम कर रहे हैं हम। ताकि जो भी है, जो भी नॉर्मल हम खेती करते हैं, चाहे वो रासायनिक की हो चाहे वो अन्य किसी की हो, इसमें हम किस तरीके से जैविक खेती को आगे ला करके और कितने अच्छे से हमारे जो किसान हैं उनको एक दूसरे जो जो दूसरी खेती है उसकी तरफ हम कैसे इनको प्रमोट कर सके, उसके ऊपर हम ये पूरा काम कर रहे हैं। तो जो हम सबसे पहले हम कुछ बातों, जैसे कि कुछ बातों को हम एक बताएं कि एक जो आज का विषय है इसमें क्या क्या बोलेंगे। तो पहला कुछ विषय ऐसा होगा कि जिसमें कि हम पहले ये देखेंगे कि भाई हम इस कोरोना का हमारे एग्रीकल्चर पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, किस सेक्टर में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद से इनके इसमें क्या क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं एज ए, और हमारा केवीके या फिर पूरे देश के जो केवीके हैं वो किस तरीके से किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो कि विभिन्न तरीकों से हम बात करें कि कृषि विज्ञान एक जिला स्तर पर किस तरीके से अपने किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उनके 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 एम्पावरमेंट के लिए, उनके अच्छेपन के लिए, उसमें क्या क्या हम नई 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 रणनीतियाँ, इसके ऊपर हम सारी बातें करेंगे। तो पहले तो ये है कि जो वैश्विक वैश्विक महामारी की तरफ जो ये अपना कोविड-19 का जो जितना भी आया है, इसमें पूरे इकोनॉमी को एक बात करें तो जब मार्च में जब पहला लॉकडाउन आया, उसके बाद से पहले लॉकडाउन के टर्म में तो सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की हो, सबको बंद कर दिया गया था। ताकि क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो एक लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ा जो बड़ा हथियार था हमारे सामने। हुआ यूं कि जो जो हमारा लॉकडाउन जो ये लॉकडाउन था वो हमारे जो हार्वेस्टिंग सीजन होती है रबी की, उसके साथ थोड़ा मैच किया।
तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो फिर किसानों की बातें निकल के सामने आई कि नहीं सर, हमें हमारे जो हार्वेस्टिंग है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि लेबर जा रही है, और सारे ट्रांसपोर्टेशन, सारे व्हीकल्स रुके हुए हैं, मशीनरीज का मूवमेंट रुका हुआ है, जो कि एक बहुत असर करता है हमारे किसान पे। तो सेकेंड लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप लिया, और उन्होंने तुरंत ही इसमें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको ओपन किया। जो मैक्सिमम मैक्सिमम को इन्होंने उसमें कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो इनपुट के लिए हो, चाहे वो मशीनरीज के मूवमेंट के लिए हो, या फिर लेबर के काम करने के लिए हो, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको काम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया। और जैसे कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग और पूरे देश के अकॉर्डिंग भी हम ये कहें तो हमारे लॉकडाउन होने तक भी लगभग हमारे 80% से ज़्यादा की जो हमारी रबी की फसलें थी उनका हार्वेस्टिंग हो चुका था। तो अभी हम बात करें तो पिछले साल के बजाय इस साल हम लगभग मोर अराउंड 10 या बात करें कि अराउंड 3 to 4% ज़्यादा हम जो पूरा प्रोडक्शन है उसमें हम कर रहे हैं। मतलब कि पिछले साल के जो हमारा उत्पादन था उससे लगभग ज़्यादा ही रिकॉर्ड उत्पादन का इस बार का जो अंदेशा हमारा लगाया गया है। और इसमें जो ये प्रोग्राम आज हमें इस प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं फसल क्रांति के, तो मैं फसल क्रांति के जो उनकी पूरी टीम है, और विपिन मिश्रा सर की जो टीम है, उनको मैं पूरी तरह अपनी तरफ से धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पूरे देश में है, क्योंकि अभी अभी जितने भी चीज़ें हैं मैक्सिमम जो है वो वर्चुअल चल रही हैं, एक ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू हम किसानों के साथ या फिर अपनी रोज़मर्रा के कामों के में हम इसका उपयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती है किसानों में, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम के तौर में हम बात करें कि हार्वेस्टिंग का जो उस टाइम का सीज़न का आया उसका प्रॉब्लम आया, तो उसको बहुत हद तक जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे, जिसमें कि उन्होंने लॉकडाउन में ओपन किया इसको, ताकि मैक्सिमम लोग इसका यूज़ कर सके, और जो कि लेबर का भी जो इशू था, लेबर का इशू जो कि एग्रीकल्चर में था, उसको भी थोड़ा बहुत हद तक इसको किया। बाकी हमारे जो हार्वेस्टिंग के सीज़न थे वो अच्छे तरीके से हुए एक तरीके से। और अगर हम एक एक सेक्टर की बात करें, तो जैसे कि पहला हम चलते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर की तरफ। लाइव स्टॉक सेक्टर में भी हम बात करें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि बहुत सारे स्टेट्स में ये कहा गया कि जो हमारा दूध का जो प्रोडक्शन है वो अभी ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस ये है कि उसकी खपत उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो किसानों के पास ज़्यादा हो रही है। तो एक हम बात करें कि सरप्लस प्रोडक्शन का भी एक टर्म आया कि भाई हमारे किसानों के पास अभी सरप्लस प्रोडक्शन है। और इसके अलावा जैसे कि जो फार्मर्स थे वो फर्स्ट लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर फार्मर्स अपने जो दूध है या दूध के अन्य प्रोडक्ट हैं उनको नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन में आप जैसे कि जो नॉर्मल शॉप्स हैं वो सारे बंद हैं। आप मेनली जा सकते हैं तो जो आपके रेगुलर कस्टमर है वो भी, जैसे कि हाउस होल्ड लेवल पे एक घर में जितने लोग दूध लेते हैं, मान लीजिए 1 लीटर लिया चाहे 2 लीटर, जितने भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो वहीं पे वो ज़्यादातर दूध खत्म हो रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे सेक्टर्स जो कि कोरोना की वजह से बंद होने के कारण उसमें बहुत सारे सेक्टर्स में थोड़ी दूध की खपत में कमी आई। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे टी शॉप्स हो गए, वेंडर्स हो गए, इस तरीके से, तो उनके यहाँ इसकी खपत बिल्कुल जीरो थी। तो उसमें उसमें अलग अलग तरीके में, जैसे कि जो वेटनरियन सर्विसेज थी वो उसको कितने हद तक हम अपने फार्मर्स को दे पाए, ये भी एक बड़ा इशू रहता है। तो हम बात करेंगे कि जो हमारा इसके लिए रणनीतियाँ हम क्या क्या बना सकते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर में अगर हम बात करें तो जैसे कि जो इकोनॉमिक सरप्लस, जो हम कहते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन है हमारे पास, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन को मैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक लोकल लेवल पे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं उसके क्षेत्र में, जैसे कि हम अगर बात करें
तो जो जो भी वैल्यू एडिशन प्रैक्टिसेस है उसको अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे कर पाते हैं, एक जैसे कि हम जो डिफरेंट एसएचजीज है, डिफरेंट कोऑपरेटिव्स है, उसके थ्रू कर पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी एक बात होगी। इसके अलावा अगर हम जो मार्केटिंग का इशू है, मार्केटिंग का इशू में हम अगर बात करें, तो जो किसान अपने दूध को डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को देते थे, तो अभी क्या हो गया, बहुत सारे लॉकडाउन के कारण सारे कुछ बंद हैं। इसको ओवरकम करने के लिए जो कि हम बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो किसान हैं उनको अगर हम कोऑपरेटिव के थ्रू जोड़ सके, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक लोकल लेवल पे ही एक तरीके का ऐसा इंस्टीट्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं और ऑलरेडी है, उसमें बस लोगों को ऐड करने की आवश्यकता ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए एक सरप्लस होगा इस तरीके का। और प्लस तो इसके अलावा जैसे कि हम बात करें कि कुछ कुछ जैसे जो फार्मर्स हैं उनको कुछ ने कहा कि हमको सर इसकी फीड की प्रॉब्लम आती है, फीड में जनरली इस टाइम बंद होने के कारण फीड नहीं मिलते हैं, दुकान शॉप सारे बंद है। तो छोटे छोटे किसानों को अगर इस तरह के कलेक्टिव अप्रोच में लाया जाए, तो उनके मार्केटिंग का भी इशू हम सॉल्व कर सकते हैं और फीड एंड फॉडर का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो कि इस टाइम में वेटनरियंस को भी जो कि एक पास के साथ अलाउ किया गया है, तो वो पूरे गांव में भी जहां जहां भी जैसे ज़रूरत पड़ रही है लोगों के साथ वो जाके काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के सारे अप्रोच को हम ये इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि दूध का जो मार्केटिंग की बात थी, तो उसमें सेकेंड लॉकडाउन में गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था कि उन्हें जो लोकल हमारे फार्मर्स थे, डेयरी फार्मर्स थे, उनको लोकल जो कर्फ्यू पासेस के साथ उनको मार्केट करने के लिए अलाउ किया गया और इससे बहुत सारे जो हमारे इश्यूज थे इस तरह के दूध के, वो सारे एक तरह से सॉल्व हुए। और इसके अलावा जैसे कि मार्केटिंग चैनल को हमें अपने मजबूत करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है कि क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो भी नेशनल लेवल की मार्केटिंग होती थी, अभी उसको हम बॉटम टू अप अप्रोच में अभी हमें इसको करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमारे जो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे लोकल लेवल पे जो भी हमें इंस्टीट्यूशन है उनको अभी हमें लाना पड़ेगा। जो भी कोऑपरेटिव्स है, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज होंगी, या फिर जो भी इस तरह के एपीसी जो भी ग्रुप फार्मिंग अप्रोच में हम कर सकते हैं, उसको हमें फार्मर्स लेवल पे लाके उनको देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ताकि इस तरीके की चीज़ों को उनसे उनका एक तो उनका खर्चा भी बचता है और दूसरा ये है कि उनकी जो मार्केटिंग की समस्या है उसको बहुत हद तक इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक कलेक्टिव अप्रोच होने के कारण क्या होता है, इनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत हद तक कम होता है। जो कि किसान को अगर हम ये कह दें कि अगर उसको हम 1,000 रुपये, अगर उसको हम 20 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये तक का अगर उसको हम बेनिफिट दे पाते हैं, तो उसके क्रॉप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या फिर क्रॉप पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो एक छोटी छोटी चीज़ों को हमें, इन सब चीज़ों को एक छोटे से लेवल से हम कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर एक विचार करने की ज़रूरत है। और जो कि जो एनिमल हेल्थ वर्कर की हम बात कर रहे थे उनको भी ये, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो वेटनरियंस हैं वो भी अगर हम बात करें तो कम ही है, और जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो भी हमारे जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कम है। तो हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि हमें उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर ना होके हमें खुद के पास भी, जैसे हम अपने घर में अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक नॉर्मल जो हम किट बोलते हैं, मेडिसिन की किट हम रखते हैं, वैसे हमारे जानवरों के लिए भी हमें एक प्रॉपर एक जो हम बोल सकते हैं कि एक मेडिसिन या फिर वेटनरी किट हमें रखनी चाहिए, जो कि नॉर्मल हम एडवाइस करके जो कि नॉर्मल हमें वेटनरी एडवाइस करते हैं, उसको हम रख करके कभी भी अपने जो भी वेटनरियंस हैं उनको पूछ करके हम नॉर्मली अपने जानवर को दे सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हर किसी का पहुँचना मुमकिन नहीं होता है। तो इस तरीके के अप्रोचेस में फार्मर्स को भी आगे आने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने जो उनके जो संसाधन है उनके साथ वो पूरा एक संयुक्त होकर करके कैसे अपने जो टेक्नोलॉजीज है उसको कैसे यूज़ करें, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो पोल्ट्री सेक्टर है, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में जो कि मीट प्रोडक्शन में है इन्वॉल्व हैं, उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न रहा उसमें कि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई, उसको उस टाइम पे
हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत। आउट कंट्रोल भी बहुत हद तक हुआ, लेकिन इसमें फिर भी जो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, जिसमें कि लोगों ने कहा कि कुछ लोग, अलग अलग लोगों का कहना था कि जैसे कि हमारे जो मीट है इनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा है, जो नॉन वेज है उनमें ज़्यादा ये इस तरह की केसेस आ रहे हैं। ऐसे जो अनरॉ डाटा होते हैं, जो नॉर्मल जो इस तरह की बातें, एक जैसे एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं या लोगों से, या फिर किसी भी ग्रुप में, या किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे, उसको एक क्या कहते हैं, उसको एक स्क्रीन करने की ज़रूरत है, कि उसको एक वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि जो आप उसको फॉलो ना कर रहे हो, दूसरा उसको सीरियस लेके आपकी बातों को फॉलो करता हो। क्योंकि लोग इस बात पे भी जाते हैं कि ये जो मैसेज आया हमें, ये किससे हमको मैसेज आया, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी वो इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है। तो इस तरीके के हमें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको एक थोड़ा थोड़ा रोकने की ज़रूरत है, और इनको जितना हम कम स्प्रेड करें ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम चाहे तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ऐसा कि इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है लोगों के बीच में। और इस कोरोना की महामारी में जो हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो जो दो सबसे बड़े योद्धा हम माने जाते हैं हमारे इस समय में, वो है, पहला है जो हेल्थ वर्कर है, जो कि हम सभी के लिए दिन रात पूरे टाइम सभी के लिए काम कर रहे हैं, सभी की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं उनके पास, उनका पूरा उपयोग करके आपके हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छे नागरिक होने का और एक अच्छे हेल्थ वर्कर होने का सारा जो अपना दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं, और अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। अब आज हमारे देश में जिस तरीके से पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का जो कोरोना में जो ग्राफ है वो कम है, ज़्यादा नहीं है दूसरे देशों की बजाय। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन्हें हम क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हमें हमारे जो देश के जो इस तरीके के सोशल जो हेल्थ वर्कर है उनको सलाम किया है। वो हमारे लिए, उनके प्रयास प्रेरणादायी भी रहे हैं। और दूसरा है जिनको कि हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, वो है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान। हमारे किसान के लिए और हमारे जो हेल्थ वर्कर है, इनके लिए हम जितना करें उतना कम है। तो जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी बहुत तरीके की इस टाइम में जो अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, अलग अलग तरीके के स्कीम्स भी लाए हैं उनको कवर करने के लिए। उसमें जो कि हम जैसे हम बात करते हैं कि किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस महामारी के टाइम में भी जो कि भारत सरकार का जो हमारा ये उपक्रम है कृषि विज्ञान केंद्र का, पूरे देश में लगभग 713 के आसपास पूरे कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि ICAR, जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वहाँ से इसको करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है। इसके थ्रू पूरे देश में एक नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी एडवाइजरीज राइट टाइम जो कि KVKs के माध्यम से दी गई। ये कि बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है KVK का, जो कि किसानों के लिए पूरे टाइम एडवाइजरीज का उन्होंने दिया, और उनके लिए जो भी इस तरीके के जो भी स्ट्रेटजीज जो फॉलो कर सकते थे उनमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। पूरे कार्य को अभी कर रहा है, और अभी भी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। फार्मर्स को एम्पावर करने के साथ साथ उनके क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याओं को भी पूरा निदान करने में, जैसे कि रबी फसल की कटाई के वक्त में भी जितना भी एडवाइजरी ICAR के अकॉर्डिंग जो रिलीज़ हुई, उसको कृषि विज्ञान केंद्रों ने किसानों तक हमारे ले जाने का पूरा काम किया। 5.28 करोड़ से भी ज़्यादा जो फार्म एडवाइजरी इश्यूज़ हुई उसका लोगों तक पहुंचाया गया है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी उसमें एक बहुत ही अहम रोल जो हम बोलते हैं उसमें प्ले किया। और इसको हमारे प्रयास को जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयास है, इसको नेशनल लेवल पे भी सराहा गया है। और इसके साथ साथ हम ये बोलेंगे कि जो हमारे किसान हैं उनके लिए इस समय क्या किस किस तरह के ट्रेनिंग, यहाँ पे हम बोलते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अलग अलग तरह के स्ट्रेटजीज बना करके जो कि कृषि विज्ञान केंद्र अपने लेवल पे कर रहे हैं, और किसानों के साथ जुड़ के
जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो रबी के हार्वेस्टिंग का रहा हो या फिर अभी जो खरीफ सीजन के सोइंग का भी काम है, उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि फूड और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ा है, तो हम जिसमें जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, एक लेबर सब्जेक्ट है, इसमें लेबर इंटेंसिव ये एक्टिविटीज़ है, तो बिना विदाउट लेबर हम एक तरीके से इसको सोच नहीं सकते एक तौर पे। लेकिन लेबर का एक इशू है आता है, लेकिन लेबर का इशू को अगर हम कम करना चाहें, हम ये नहीं कहते कि लेबर को आप हटा दीजिए एग्रीकल्चर से हटा नहीं सकते आप। लेकिन अगर हम इसको कम करने के लिए अगर हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसमें जैसे कि हम फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम फील्ड को अगर हम मैकेनाइज करें, तो हमें जो लेबर कॉस्ट है वो हम कम कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड लेबर को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो हार्वेस्टिंग का तो ऑलरेडी जबकि मार्च में ही बहुत सारी हार्वेस्टिंग हो गई। कुछ स्पेशलाइज्ड जो कि कमोडिटीज़ हैं जिन पे कि इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि पड़ा है, जैसे कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इस पे ज़्यादातर इसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि हम बात करें कि जो अंगूर की खेती है महाराष्ट्र में, अनार की खेती है और प्लस जो आम की खेती है, आम की खेती में भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम में आता है और प्लस मार्केटिंग का भी, क्योंकि ये है एक पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आती है, तो इनका हम बोलते हैं कि एक नियंत्रण भी और एक मार्केटिंग कंट्रोल, अगर एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर उस टाइम अगर इस्टेब्लिश नहीं है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए इसमें बहुत नुकसान आता है। तो अगर इसकी हम बात करें कि हम कैसे कैसे इसको कम कर सकते हैं, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लेवल पे जो हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तो इसमें थोड़ा हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर सीज़न के लिए जो कि हम कैश क्रॉप जो भी हम लगाते हैं, कैश क्रॉप से हमें थोड़ा शिफ्ट होके हमारे जो नॉर्मल फूड क्रॉप्स है, फूड लेग्यूम्स, जो अनाज की फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, अगर उनकी तरफ हम थोड़ा अपना रुख करते हैं, तो हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा कि स्पेशलाइज जो 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 कैश क्रॉप्स हो, चाहे वो शुगर केन हो या फिर स्पेशल जो जो फ्रूट क्रॉप्स हो, मे बी जो अभी सीज़न में आएंगे, तो अगर उनके ऊपर अगर हम थोड़ा एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं, तो हमारे किसानों के लिए एक अलग जो हम कह सकते हैं कि उनकी आय को हम सिक्योर भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रक्चर अभी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हर तरीके की जो कैश क्रॉप्स है, जो कि हाई वैल्यू कैश क्रॉप है, उनके लिए हम मार्केटिंग इतना अच्छा डेवलप कर सके। और ख़ासकर इस टाइम में जो कि पूरी तरह से जो ये है अपना ट्रांसपोर्टेशन पूरा लॉक्ड है, चाहे हम बात करें नेशनल लेवल की बात करें, राज्य स्तर की बात करें, या फिर इंटरनेशनल जो कि अंतर्राष्ट्रीय हम उसकी बात करें, उसके तौर पे भी हमारे जो ये पूरा लॉक होने की वजह से हम एक्सपोर्ट में भी हमको प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के अगर हम जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है, अगर उनका हम इस तरीके के जो कमोडिटीज़ है, अगर उनका हम जो कि प्रोडक्शन हम कम करके अगर हम दूसरे क्रॉप्स की तरफ अगर ज़्यादा शिफ्ट अगर हम कर लें, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे और प्लस पॉइंट की बात होगी। और दूसरा एक बात यह है कि आता है कि जो हमारी जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। इन सप्लाई चेन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो कि लोकल कोऑपरेटिव लेवल पे हम बना सकते हैं इसको। और इसके अलावा हमें जो कि कमोडिटी बेस्ड कोऑपरेटिव या कमोडिटी बेस्ड मार्केटिंग, इसके ऊपर अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसके ऊपर अगर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ भी किसानों में बढ़ेगी, प्लस उसके अलावा जो कल्टीवेशन पैटर्न है वो भी बहुत हद तक चेंज होगा। और इसमें क्या है कि अभी हमारे किसानों को बस एक किसान की तरह नहीं आगे आकर हमें हमारे किसानों को एक बिजनेसमैन की तरह भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे किसानों को किसानों में उद्यमता विकास के अवसर प्रदान करने की भी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे क्रॉप के ऊपर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारे फार्मर्स को। हम ये नहीं कहते कि आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, बट ये कि इस पर्टिकुलर समय के लिए आप एक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। और इसके अलावा कि जो हमारे फार्म प्रोड्यूस, अगर इसके अलावा हम बात करें कि फार्म प्रोड्यूस के जो मेजर इशू है कि इसमें पैसे हमें कहाँ से और कैसे आएंगे,
तो एक एमएसपी का भी एक इशू आता है कि एमएसपी जब हमें उतनी प्राइसेस का भी, देखिए पूरे इंडिया में एमएसपी का इशू आता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से पूरे एमएसपी को जितना भी वो कर सकती है, जितना भी उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो निकाल के किसानों के लिए बेस्ट पॉसिबल करती है। अभी जो 2020-21 के जो एमएसपी आई है उसमें भी मंत्रिमंडल ने, जो हमारे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने मंत्रिमंडल के मीटिंग के साथ इसमें वृद्धि का भी संकेत दिया और वृद्धि हुई भी है, जो कि उन्होंने अपडेट करते हैं। जिसमें कि सामान्य अगर हम धान की बात करें, जो कि वर्ष 2019-20 में 1815 रुपये था, और अभी इसकी कीमत 1868 रुपये, लगभग तिरपन रुपये की वृद्धि इसमें आई है। और जो कि अगर ज्वार की बात करें तो जहां वो 2550 रुपये था, अभी वो 2620 रुपये की हुई है। बाजरे में जहां 2000 रुपये का था वहाँ 2150 रुपये का हुआ। वैसे ही रागी, मक्का, सब में कुछ ना कुछ सारी चीज़ें बढ़ाई है। तो एमएसपी को भी अभी थोड़ा बढ़ाया गया है, लोगों को जितना किसानों के लिए कर सकते हैं उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, अगर डोर टू डोर मार्केटिंग की अगर हम बढ़ा सके, जैसे कि अलग अलग कंपनियां भी अगर हम बात करें, अमेजन भी अगर आप बात करें तो अमेजन भी अभी बहुत हद तक लोगों को लोकल लेवल पे मार्केटिंग के लिए के लिए लोगों को कर रही है, और मार्केटिंग कर भी रही है लोकल लेवल पे भी। और इसके अलावा जो हमारे जो सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में अफेक्टेड हुए वो थे हमारे जो ये हमारे जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है। इनकी इम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर सकते थे उसमें, जैसे कि चलिए लॉकडाउन में जिनको भी जैसा लगा वो अपने घर की तरफ जो माइग्रेट हुए हैं, तो इनमें जैसे कि गवर्नमेंट ने एक तुरंत उनके सहयोग के लिए विभिन्न जो स्कीम्स है, इस स्कीम्स के थ्रू उन्होंने उसको प्रमोट कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट किया है। और इसके अलावा जो कि लॉकडाउन में और भी अलग अलग तरीके की है, और इसमें कि अलग अलग स्कीम्स की अगर हम बात करें तो लगभग जैसे कि जो पीएम किसान निधि योजना है, पीएम सम्मान निधि योजना है, उसके तहत भी अराउंड 9.55 करोड़ मतलब 9.55 करोड़ किसान परिवारों को लगभग 19,000 के आसपास, 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि इसके थ्रू जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं उनको प्रदान की गई है। और इसके अलावा जो कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत भी लगभग 4.57 लाख मीट्रिक टन दालें जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गई हैं। इसमें से लगभग 1.78 लाख मीट्रिक टन दालें राज्यों और केंद्र सरकारों में लगभग 13,040 लाख जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए वितरित की गई। तो ऐसे जो भी इनके गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसके थ्रू इसमें वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। और इसके अलावा जैसे कि फसल बीमा योजना के तहत भी अगर हम बात करें तो लगभग 6400 करोड़ रुपए का जो कि दावे का निपटान किया गया है। इसके अलावा जो मार्केटिंग में भी इनाम जो पोर्टल है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड किया गया है, और लगभग इसकी संख्या अभी 1000 के आसपास पहुंच गई है। और वर्ष 2020-21 की रबी फसलों में लगभग 277 लाख मीट्रिक टन गेहूं लगाया गया है, जिसमें से 269 लाख मीट्रिक टन की जो गेहूं है उसकी खरीदी है वो पूरी तरह से की गई है। इसके अलावा जो मार्केटिंग जो कृषि मंडियां हैं वो भी लगभग डबल की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक तरीके से एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप भी रहा है। और इसके अलावा जो कि किसानों के लिए बुनियादी ढांचे के लिए भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्लान है वो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नाबार्ड के माध्यम से भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्य पूंजी दी गई है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी लगभग 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था की गई है। जबकि और खाद्य प्रसंस्करण जो कि एक बहुत ही हमारा हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक इनोवेटिव और बहुत ही लेबर इंटेंसिव एरिया है, जहाँ पे हम अपने मैक्सिमम किसानों को इंगेज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी उनको हम ऐड कर सकते हैं।
जिसमें कि लगभग 2 लाख स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के को सुधार करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एक क्षमता, जो कि 10,000 करोड़ रुपए की एक राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा 10 लाख हेक्टेयर भूमि को अगले साल, मतलब अगले 2 वर्षों में भी 400 करोड़ रुपए के आसपास हर्बल खेती में कन्वर्ट करने की बात की गई है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एक सपना है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय को वर्ष 2022 तक किस तरीके से डबल किया जाए, तो इसके ऊपर भी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उस पर वो काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी जैसे कि हमें डायरेक्टिव्स मिलते हैं कि हमारे जो उनके विलेजेस हैं उस पर काम करें। और बहुत हद तक सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने इस पर काम भी काफ़ी अच्छा काम किया है, अलग अलग मॉडल्स भी डेवलप किए हैं। और अपने जो गांव हैं, अपने जो किसान हैं, उनकी आय को डबल करने के अलावा के साथ साथ और भी किस तरीके के नए नए ऑप्शंस हम दे सकते हैं उनके लिए, उसके भी बहुत अच्छे से सारे ने काम किया है। और जो माइग्रेंट लेबर आ रही है, जो कि इस टाइम में उनको गांव में ही किस तरीके से उद्यमता विकास में हम कैसे उनको रोक सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम अभी सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके तरफ एक मॉडल्स, जो अलग अलग मॉडल्स को डेवलप करने की बातें कर रहे हैं। और बहुत हद तक कर भी रहे हैं इसको। और ऑलरेडी हम बात करें तो जितने भी सर्वेज हैं, वो सर्वेज लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्र अभी इसको पूरा कर रहे हैं। और इस लेवल पे जैसे कि अलग अलग जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है उनको कहाँ कहाँ हम जैसे कि विभिन्न जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके थ्रू ऐड करके, और जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं में भी, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो या फिर अलग जो स्कीम्स है, या फिर जो उनके उद्यमता विकास में अलग छोटे छोटे इंटरप्राइज है, जैसे कि मशरूम हो गया, बी कीपिंग हो गया, उसके अलावा जो स्मॉल पोल्ट्री इंटरप्राइजेज हो गए, फिशरीज हो गए, और जो कि एपीओज एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इनमें, किस तरीके से उन किसानों को अलग अलग लेवल पे, क्योंकि कंपनीज में अलग अलग तरह के लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें हाई लेवल पे हो गया, मिडिल लेवल पे हो गया, लोअर लेवल पे हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रामीण स्तर पे ही उनको उसमें ऐड करने की और उनके साथ काम करने की और ज़रूरत है। महिलाओं के लिए अगर हम खासकर बात करें तो एसएचजी एक बहुत बड़ा, एक उनको सशक्त करने का एक माध्यम बना हुआ है अभी तक। और इसके अलावा इनमें जो उद्यमता विकास के जो अवसर हैं उनमें इनको ऐड करने के लिए खासकर एसएचजी के माध्यम से इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको किया जा सकता है। हमारी जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एसएचजी के माध्यम से ऐड करके लोकल लेवल पे ही मार्केटिंग करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और बहुत सारे इस तरीके के जो एसएचजीज है वो आगे आ भी रहे हैं करने के लिए। इसके अलावा जो हम बात करें कि और हमारे जो लेबरर्स हैं, लेबरर्स में और क्या कर सकते हैं, तो उनके जो माइंड सेट है, जो भी हम एज ए सिटीज़न हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर जो इस तरीके के लेबरर्स हमारे अपने घर वापसी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके के, जैसे कि हम एक सोशल डिस्टेंस तो फॉलो करें ही, क्योंकि ये तो पूरे देश का अभी पूरे देश में विचार है इस तरीके का कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। बट कहीं ना कहीं हमें उन्हें एक सेंटिमेंटल तरीके से भी उनको एक ऐड देने की ज़रूरत है कि आप आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना ग्रस्त है या फिर ऐसा है। उनको अपने भाई और बहनों की तरह ही उनको ट्रीट करके उनके अच्छेपन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें भी अपने एक अच्छे सिटीज़न की तरह भी एक भूमिका निभाने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करते तो सोशल मीडिया का इस टाइम कितना बड़ा रोल रहा है, इसकी ये तो सभी लोग, ये पूरा देश जानता है किस तरीके से अभी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मैक्सिमम एक्टिविटीज़ अगर हम फील्ड को बात कर दें, जैसे कृषि की बात करें तो कृषि हम कंप्यूटर या मोबाइल पर नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हमें खेत में जाना ही पड़ेगा। खेत में जाना है तो हमें अपने किसानों को अपने जो भी इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक सही और अच्छे माध्यम से और सही मैसेज
देने की बहुत ज़रूरत है, उनको जागृत करने की बहुत ज़रूरत है और सोशल मीडिया ने ये काम बहुत अच्छे से किया है, चाहे वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रहे हों, चाहे वो फ़ेसबुक रहा हो या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप रहे हों या फिर जो हमारे भारत सरकार की जितने भी स्कीम्स हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें कि जो मैसेज चैनल है, जो हमारा एम किसान पोर्टल है, उसमें भी लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा फार्म एडवाइज़रीज़ इस टाइम दी गई हैं किसानों को। और इन फार्म एडवाइज़रीज़ के अलावा भी जैसे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि केवीकेस जो कि इस पे काम कर रहे हैं, अपने विभिन्न जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर जो फेसबुक ग्रुप हैं, यूट्यूब चैनल है, इसमें किसानों के लिए क्या-क्या जो अलग समस्या है, उन पे वीडियोज़ डेवलप कर रहे हैं, उन पे फार्म एडवाइज़रीज़ दे रहे हैं, ताकि किसान को कहीं से भी इस तरीके की कोई भी परेशानी ना आए, उसके लिए सारे काम कर रहे हैं। और इसमें हाईटेक एग्रीकल्चर की हम बात करें, हाईटेक एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस खुले हुए हैं, चाहे वो नर्सरी प्रोडक्शन में हो, एफपीओज़ के माध्यम से हो, स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़ की हों। तो इसमें लोगों को जिनके ऑलरेडी फर्म्स एस्टैब्लिश्ड हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जित